नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में महादशानाथ शुक्र के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। हम लोग महादशा सूर्य से लेकर शुक्र तक के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली है। आज अध्याय संख्या दशाफल अध्याय संख्या 12 में हम लोग चर्चा करेंगे अंतर्दशा के विषय में। महादशा सूर्य से लेकर शुक्र तक के अंतर में जिस जिस ग्रह की दशा आती है उसे अंतर्दशा कहते हैं। आज हम लोग अंतर्दशा के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग अंतर्दशा के विषय में समझेंगे। दूसरा हम लोग समझेंगे अंतर्दशा का महत्व के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरा हम लोग समझेंगे कि अंतर्दशा फल कैसा करता है। अंतर्दशा अपनी दशा में फल कैसा करेगा। हम लोग विंशोत्तरी दशा के विषय में चर्चा कर रहे हैं। विंशोत्तरी दशा को हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। पहला है महादशा, दूसरा है अंतर्दशा, तीसरा है पत्यंतर दशा, चौथा है सूक्ष्म दशा तथा 5वां हो गया प्राण दशा। विंशोत्तरी दशा को हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। महादशा, अंतर्दशा, पत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा तथा प्राण दशा। महादशा, अंतर्दशा और पत्यंतर दशा को समझना अत्यंत आवश्यक है, काफी महत्वपूर्ण है। सूक्ष्म दशा, प्राण दशा को यदि हम लोग ना भी समझे तो फल कथन के लिए इसके स्थान पर हम लोग गोचर का प्रयोग करके फल को कह सकते हैं कि यह फल कब घटित होगा। तो गोचर लगाकर हम लोग यहां सूक्ष्म दशा और प्राण दशा के स्थान में प्रयोग करके फल को कह सकते हैं। बहुत जल्द ही मैं गोचर का भी पाठ प्रारंभ करूंगा। तो हम लोग महादशा को समझ चुके हैं। आज हम लोग अंतर्दशा को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग अंतर्दशा को गणित के माध्यम से समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। आज मैं यहां आपको अंतर्दशा निकालने की विधि को नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि अंतर्दशा को निकालने की विधि को विस्तार पूर्वक हमने 1 से लेकर 100 पार्ट बेसिक एस्ट्रोलॉजी के तहत में बता रखा है। आप वहां जाकर फिर से एक बार देख सकते हैं। यदि आप नए दर्शक हैं तो आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाकर वहां 1 से लेकर 100 अध्याय तक के मध्य में यह चर्चा की है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। फिर भी मैं संक्षेप में यहां उल्लेख कर दूंगा कि किसी भी ग्रह की महादशा में अंतर्दशा हम लोग गणितीय विधि से कैसे निकालते हैं। मैं एक छोटा सा एक उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन विस्तार पूर्वक मैं यहां सभी का नहीं निकालूंगा, एक का निकालकर दिखाऊंगा। इस बात का हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि जब भी किसी ग्रह की महादशा आती है तो उसकी जो सबसे पहले अंतर्दशा होगी, जिस ग्रह की महादशा होती है उसी ग्रह की अंतर्दशा से प्रारंभ होती है। तो पहली जो अंतर्दशा प्रारंभ होगी, जिस ग्रह की महादशा होगी उसी ग्रह की अंतर्दशा होती है।
उसके बाद दशा के जो कर्म है उसके अनुसार फिर वह चलता है। जैसे उदाहरण के लिए यहां देखिए, सूर्य की महादशा 6 वर्ष की होती है। तो सूर्य की महादशा में जो अंतरदशा है सबसे पहले किसकी आएगी? सूर्य की ही आएगी। तो यहां सूर्य की लिखी हुई है। इसके बाद सूर्य दशा के क्रम में क्या होता है? सूर्य के बाद चंद्रमा की आती है, तो चंद्रमा की अंतरदशा होगी, मंगल की अंतरदशा होगी, राहु की अंतरदशा होगी, गुरु की अंतरदशा होगी, शनि की अंतरदशा होगी, बुध की अंतरदशा होगी, केतु की अंतरदशा होगी, और उसके बाद सबसे लास्ट अंतरदशा शुक्र की होगी। सूर्य की महादशा में शुक्र की सबसे अंतिम अंतरदशा होगी। आइए अब समझते हैं कि सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतरदशा का मान कैसे प्राप्त करते हैं। सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतरदशा, सूर्य की महादशा 6 वर्ष की होती है तथा सूर्य की दशा 6 वर्ष की होती है। तो कुल मिलाकर कितने वर्ष हो गया? 36 वर्ष। 36 वर्ष हो गया। इसकी अंतरदशा प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 36 गुने 12 डिवाइड बाई 120। 36 गुने 12 हमने क्यों किया? क्योंकि यह वर्ष में है, इसे हम लोग को मास में बदलना है। तथा 120 से हमने विभाजित क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि यह विषुवत्रीय दशा 120 वर्ष की होती है। तो 12 का 12 10, कुल मिलाकर कितना हुआ? 3.6 मास, अर्थात 3 महीना, 3 मास। 0.6 मतलब ये क्या हो गया? यह दिन हो गया। तो दिन को हम लोग फिर क्या करते हैं? 3 से गुना करते हैं। कितना हो गया कुल मिलाकर? 18 दिन। तो सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतरदशा कितनी दिनों की होगी? 3 मास 18 दिन की होगी। इसी प्रकार एक उदाहरण और दिखा देते हैं। चंद्रमा, सूर्य की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा, सूर्य की दशा 6 वर्ष की, चंद्रमा की दशा 10 वर्ष की, कुल मिलाकर कितना हो गया? 60 वर्ष। 60 वर्ष। इसके अंतरदशा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 60 इंटू 12 डिवाइड बाई 120, कुल कितना आ गया? 6 मास। तो सूर्य की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा कितने मास की होती है? 6 मास की होती है। इसी प्रकार आप सभी ग्रहों का अंतरदशा प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह मंगल का 4 मास 6 दिन, राहु का 10 मास 24 दिन, गुरु का 9 मास 18 दिन, शनि का 11 मास 12 दिन, बुध का 10 मास 6 दिन, केतु का 4 मास 6 दिन, शुक्र का 1 वर्ष होता है। यदि हम इनको कुल करें, टोटल करें, दिन को टोटल करें, तो टोटल करने पर दिन आता है 90। इसे टोटल करने पर हमें कितना आता है? 90। तो यह दिन में इसे मास से बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 30 से भाग देंगे। 30 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 3 जा 90, अर्थात यह किस में बदल गया? 3 मास में बदल गया। तो यहां +3 कर देंगे। और उसके बाद हम लोग मास को टोटल करेंगे। तो मास को टोटल करने से कुल आ रहा है 57। तो 57 और 3 को यदि हम लोग योग करेंगे तो कुल आएगा 60, अर्थात 60 मास। 60 मास को हम लोग क्या करेंगे? 12 से विभाजित कर देंगे। 12 से विभाजित करने पर यह वर्ष में बदल जाएगा। कुल कितना हो गया? 5 वर्ष। 5 वर्ष को यहां ले आएंगे। और यहाँ कितने वर्ष है? 1 वर्ष है। तो 5 वर्ष में 1 वर्ष ऐड करेंगे तो कुल कितना हो गया? 6 वर्ष। तो सूर्य की जो महादशा होती है वो 6 वर्ष होती है। तो जब हम लोग इनकी अंतर्दशा निकाले और इसका योग किए तो यहाँ भी हम लोग को 6 वर्ष ही प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार हम लोग इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि कहाँ ये गलत तो नहीं हुआ कहीं। उसी प्रकार चंद्रमा की 10 वर्ष की महादशा होती है
तो चंद्रमा की महादशा में सबसे पहले अंतर्दशा चंद्रमा की होगी जो कि 10 मास की होगी, फिर मंगल की होगी 7 मास की होगी, राहु की होगी 1 वर्ष 6 मास की होगी, गुरु की होगी 1 वर्ष 4 मास की, शनि की होगी 1 वर्ष 7 मास की होगी, बुध की होगी 1 वर्ष 5 मास, केतु की होगी 7 मास, शुक्र की होगी 1 वर्ष 8 मास और सूर्य की होगी 6 मास। इसी प्रकार हम लोग दिन का योग करेंगे तो कुल मिलाकर 0 हो गया, मास का योग करेंगे तो कुल मिलाकर ये आएगा 60। इसको हम लोग 12 से विभाजित करेंगे तो कुल आएगा 5। तो 5 वर्ष में यह बदल गया और वर्ष में कितनी संख्या 1 2 3 4 5 जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर कितना आ गया 10। तो चंद्रमा की महादशा कितने वर्ष की होती है? 10 वर्ष की होती है। तो यह हमारा क्रॉस चेक हो गया कि यह अंतर्दशा सही है। इसी प्रकार आप मंगल को भी कर सकते हैं। मंगल की महादशा 7 वर्ष की होती है। जब मंगल की जो महादशा है वह मंगल की अंतर्दशा से ही प्रारंभ होगी। इसके दिन को लेंगे तो कुल दिन आएगा 120। 120 को 30 से विभाजित कर दीजिए तो यहाँ 4 आ जाएगा। उसके बाद इसको पूरा योग कीजिए, मास को योग कीजिए, करने से यहाँ 44 समथिंग आएगा तो 48 हो गया। इसे 12 से विभाजित करेंगे तो 12 चौका 48 मतलब 4 वर्ष हो गया। और कितने वर्ष यहाँ पर 1 2 3 प्लस 3 को जोड़ देंगे, कुल मिला कितना हो गया 7 वर्ष। तो 7 वर्ष मंगल की महादशा होती है। तो इस प्रकार हम लोग किसी भी महादशा में अंतर्दशा को गणित विधि से आसानी से निकाल सकते हैं और समझ भी सकते हैं। इसके बाद गणित विधि से तो हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग यह समझेंगे कि अंतर्दशा का क्या महत्व होता है। महादशा जो होती है उसके अंतर में जो जिस ग्रह की दशा आती है उसे हम लोग अंतर्दशा कहते हैं। वह जो भी ग्रह होगा, उदाहरण से हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं कि किसी जातक की कुंडली में गुरु की महादशा आई, तो गुरु की महादशा कुल जो होती है वह 16 वर्ष की होती है। तो क्या जातक को 16 वर्ष तक गुरु का ही फल प्राप्त होगा? अर्थात 16 वर्ष गुरु जो फल करेगा वह अपने स्वतंत्र कार्य तत्वों का करेगा और जहां का वह स्वामी है तथा जिस संबंध बनाता है उन स्थानों का वह फल करेगा। तो क्या इस जातक को 16 वर्ष तक केवल गुरु का ही फल प्राप्त होगा? ऐसा नहीं है। इनके अलावे जो है जातक को अन्य और भी फल प्राप्त होंगे और वह अन्य जो फल प्राप्त होंगे वह अंतर्दशा के माध्यम से प्राप्त होंगे। तो 16 वर्ष में गुरु में जिन जिन ग्रहों की अंतर्दशा आएगी वह अंतर्दशा का फल भी जातक को प्राप्त होगा। गुरु में सबसे पहले गुरु की ही अंतर्दशा आएगी, उसके बाद शनि की अंतर्दशा आएगी, उसके बाद बुध की अंतर्दशा आएगी, उसके बाद केतु की अंतर्दशा आएगी, उसके बाद शुक्र की अंतर्दशा आएगी, उसके बाद सूर्य की अंतर्दशा आएगी, उसके बाद चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी, उसके बाद मंगल की अंतर्दशा आएगी, उसके बाद राहु की अंतर्दशा आएगी। तो इस प्रकार गुरु में कुल इतनी अंतर्दशा आएगी और सभी अंतर्दशा का फल अलग अलग प्राप्त होगा। इसलिए अंतर्दशा का बहुत अधिक महत्व होता है। अंतर्दशा के फल को अच्छे तरीके से देखना चाहिए और समझना चाहिए। तो हम लोगों ने समझा कि अंतर्दशा का क्या महत्व है। अब हम लोग समझते हैं कि अंतर्दशा किस प्रकार फल करता है। अंतर्दशा किस प्रकार फल करता है अपनी दशा में। हम लोग जब महादशा पढ़ रहे थे तो वहां हम लोगों ने एक श्लोक के माध्यम से चर्चा की थी कि कोई भी महादशा किस प्रकार फल करता है।
उसी श्लोक को हमने दोबारा यहां लिखा है, साधारणम विशिष्ट दशानाम द्विविधम फलम ग्रहणाना च स्वभावेन स्थान स्थिति वशन च। अर्थात कोई भी दशा, महादशा हो, चाहे अंतरदशा हो या पतंतर दशा हो, सूक्ष्म दशा हो या प्राण दशा हो, वह दो विधि से अपने फल को करता है। पहला क्या? साधारण, साधारण, दूसरा विशिष्ट। साधारण में क्या होता है? वह अपने स्वभाव के अनुसार फल करता है, वह अपने स्वभाव के अनुसार फल करता है। तो जिस ग्रह की अंतरदशा आएगी वह भी दो प्रकार से ही फल करेगा, एक साधारण, दूसरा विशिष्ट। साधारण के अनुसार उसके जो स्वभाव होंगे अर्थात उसके जो स्वतंत्र कारक तत्व होंगे उसके अनुसार वह फल करेगा। दूसरा विशिष्ट के अनुसार स्थान स्थिति वशंचा, वह जिस स्थान का स्वामी होंगे वह ग्रह उस स्थान का फल को करेंगे। तो अंतरदशा भी महादशा की तरह ही कार्य करेगा। क्या क्या करेगा? एक करेगा वो अपने स्वभाव के अनुसार और दूसरा स्वामित्व के अनुसार फल करेगा। तो इस प्रकार अंतरदशा अपनी अपनी दशा में फल को करेगा। साथ ही साथ जो संबंध होंगे, स्थिति, युति, इन सभी को प्रभाव को लेकर भी वह फल को करेंगे। इन सब के अलावे हम लोगों को अंतरदशा के विषय में और कई बातें समझने की आवश्यकता है। इन सबको तो हम लोग देखेंगे, इसके अलावे साथ में हम लोग यहां भी देखेंगे कि महादशानाथ से अंतरदशानाथ कहां स्थित है। अर्थात इसे दशा अक्ष कहते हैं। अर्थात महादशानाथ से अंतरदशानाथ जहां स्थित है, जिस स्थान में स्थित है, वहां से हम लोग गणना कर लेंगे कि वो कितना घर आगे स्थित है। तथा अंतरदशा से महादशानाथ जिस स्थान में स्थित है वहां से उसके स्थान को गणना कर लेंगे। दोनों को गणना करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसे हम लोग दशा अक्ष कहते हैं। इसको हम लोग दशा अक्ष कहते हैं। तो हम लोग इसे दशा अक्ष को कैसे समझेंगे? आइए एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। यहां मैं कोई लग्न नहीं ले रहा हूं, यह एक खाली कुंडली है। मान लेते हैं कि किसी की गुरु की महादशा है, गुरु यहां स्थित है और गुरु में सूर्य की अंतरदशा है। तो गुरु में सूर्य की अंतरदशा है, तो गुरु सूर्य से कहां स्थित है? दूसरे में स्थित है। तो दूसरे में स्थित है तथा सूर्य से गुरु का कितने एक दूरी में स्थित है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में स्थित है। तो इनकी एक्सिस क्या होगी? 2/12। इनकी जो एक्सिस होगी दशा जो क्या होगा? 2/12। अगर मान लेते हैं कि सूर्य यहां स्थित है, सूर्य यहां स्थित होने से गुरु से सूर्य कहां स्थित है? 1 2 3, तीसरा भाव में स्थित है। सूर्य से गुरु कहां स्थित है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसकी जो एक्सिस हुई क्या हुई? 3 11 की एक्सिस हुई। मान लेते हैं कि सूर्य यहां स्थित है, तो गुरु से गुरु महादशानाथ है। तो गुरु से सूर्य कहां स्थित है? 1 2 3 4 घर आगे स्थित है। सूर्य से गुरु कहां स्थित है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसकी दशा एक्सिस कितनी हुई? 4 और 10 की। मान लेते हैं कि सूर्य यहां स्थित है, तो गुरु से सूर्य कहां स्थित हुआ? 5। सूर्य से गुरु 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसकी दशा एक्सिस कितनी हुई? 5/9 की। मान लेते हैं कि सूर्य यहां स्थित है,
1 2 3 4 5 6 6। सूर्य से गुरु कहाँ स्थित है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसकी दशा एक्सिस कौन सी हुई? 6 8 की। मान लेते हैं कि सूर्य यहाँ स्थित है, तो महादशा गुरु से कहाँ स्थित अंतरदशा नाथ? 1 2 3 4 5 6 7 तथा अंतरदशा नाथ से महादशा 1 2 3 4 5 6 7। तो यह कौन सा एक्सिस हुआ? 7 7 का। इसके बाद सूर्य यहाँ स्थित होगा तो ये 8 और 6 का हो जाएगा, जो कि पहले हम लोग से डिस्कस कर चुके हैं। फिर यहाँ स्थित होगा तो 5 9 का होगा, यहाँ स्थित होगा 4 10 का होगा, यहाँ होगा तो 11 3 का होगा, यहाँ होगा 2 12 का होगा। इस प्रकार हम लोग दशा अक्ष को समझ सकते हैं। इन सब के अलावे हम लोग ग्रह मैत्री को भी समझेंगे और उसका प्रयोग करेंगे। जब हम लोग आगे अंतरदशा को समझेंगे तो हम लोग इन सभी नियमों को वहां पालन करेंगे और इन नियमों को वहां लगाकर अंतरदशा के फल को समझने का प्रयास करेंगे और उसके फल को कहने का कोशिश करेंगे। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।